हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। कैसे आप लोग हो? तो बच्चों, जैसे हमने सोशल साइंस पढ़ा मॉडल पेपर, वैसे हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये है साइंस का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर में जो प्रश्न है, ये कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है। बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली मॉडल पेपर था ना, जो हर साल बिहार बोर्ड अपना मॉडल पेपर निकालता है, वही मॉडल पेपर का क्वेश्चन लाया हूँ। बस तरीका अपना है, अपने तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है ताकि आपके लिए भी बेनिफिट हो सके। जो बच्चे जुनून बैच में जुड़े हुए हैं उनको ये मॉडल पेपर पूरा मिलेगा। इस मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, पूरा सॉल्यूशन के साथ। लेकिन इस वीडियो में हम अभी केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव कोई और दिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि साइंस जो है ना, उसका जो है 2025-26 परीक्षा में जो है बहुत हेल्प होगा मॉडल पेपर। ये देखिए, ये देख रहे, ये जो क्वेश्चन है ये बस मेरे द्वारा तैयार किया गया है मॉडल पेपर, है ना। लेकिन इसका सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था उसी से लिया गया है। ओके, क्योंकि हमने सोचा भाई बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर लॉन्च किया उससे अच्छा मॉडल पेपर और क्या हो सकता है। जो बिहार बोर्ड लॉन्च कर दे, है ना, जो एग्जाम ले रहा वही मॉडल पेपर लॉन्च कर दे, उससे अच्छा मॉडल पेपर क्या हो सकता है। तो हम इस तरह से आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न में आपको कोशिश तो इतना करना है बच्चों कि कम से कम 40 बन जाए। कॉपी कलम निकाल लीजिए और एकदम ऑनेस्टली तरीके से मानिए कि हम टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। और जो प्रश्न बनता है उसी को रंगिए, आप उसी को बनाइए। जो बनता है, जो नहीं बनता, जिसमें डॉट है छोड़ दीजिए, और जो 100% बनता है उसको बनाइए। कम से कम 40 को बनना ही चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट आना चाहिए बच्चों कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना। ये एक रिकॉर्ड वीडियो है ताकि मैं आपको कम टाइम में आपको ये करा पाऊँ। अगर यही वाला क्लास लाइव क्लास में लाएंगे तो 1 घंटा चल जाएगा, लेकिन अभी ये वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के अंदर हो जाएगा, उम्मीद है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक अवरोध रखने पर क्या बनता है? प्रकाश स्रोत है, जहाँ से लाइट आ रही है, उसके सामने कोई वस्तु रख देंगे तो क्या होगा? छाया बनेगा। हाँ, छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया बनेगा। ओके, तो इसका क्या करेंगे आंसर? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? जो समतल दर्पण होते हैं बच्चों, यानी कि प्लेन मिरर, उसकी फोकस दूरी कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत, अनंत। क्या बोलते हैं उसको? फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखें कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? फोकस दूरी f है, पावर निकालने बोल रहा, 1/f होता है। 1/1 यानी कि क्या होगा? 1 डायोप्टर। तो उत्तल लेंस, उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, तो हम क्या करेंगे? +1 डायोप्टर करेंगे। किस लेंस को अभी अपसारी लेंस कहते हैं? मतलब प्रकाश को फैलाने वाला। तो उत्तल में तो जमा होता है, अवतल में फैलता है, तो क्या बोलेंगे? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखें। 5 नंबर प्रश्न बोला गया है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। कांच में अलग चाल है, वायु में अलग है, जल में अलग है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा है मात्रक क्या होता है? पढ़ चुके हैं। आवर्धन कैसा है मात्रक नहीं होता है, मतलब मात्रक विहीन होता है, मतलब यूनिटलेस है, मात्रक नहीं होता है। 7 नंबर प्रश्न देखें। बोला गया निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक पता है आपको? हीरा का होता है 2.42, है ना। नेक्स्ट है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। अभिसारी लेंस क्या बनाता है देखते हैं। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को। किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को। ये क्या बनाता है? सदैव वास्तविक प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस में केवल वास्तविक नहीं बनता है, केवल आभासी भी नहीं बनता है। कभी वास्तविक बनता है, कभी आभासी बनता है, दोनों बनाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बोला गया आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? आकाश जो नीला रंग होता है प्रकाश का परकिरण की वजह से, प्रकाश का परकिरण की वजह से, ठीक है। प्रकाश फैलता है तो नीला रंग फैलने से वजह से क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। तो मेरे आंसर देने से पहले वीडियो को आप लोग रोक लीजिए और आंसर कंफर्म करके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है।
प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन होता है? प्राइमरी कलर। प्रकाश का प्राइमरी कलर तीनों है, लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़ी संख्या में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहाँ होती है? मतलब बड़ी संख्या में, हालांकि सब संवेदी कोशिकाएं हैं, लेकिन रेटिना पर जो है प्रकाश संवेदी कोशिकाएं ज़्यादा होती, जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं, जहाँ से फोटो बनता है। दूर दृष्टि दोष वाले उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? जिसको दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है ना? तो नज़दीक का नहीं दिखता है तो क्या करेगा वो? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? यानी कि उसकी आंखों पर कितने देर तक फोटो बना रहता है? 1 सेकंड का 16वां भाग, यानी कि 1/16 सेकंड। वाट किसका मात्रक है? वाट बताइए। देखिए P बराबर का होता है W/T होता है फॉर्मूला। W का होता है जूल होता है, टाइम का होता है सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है 1 यूनिट के बराबर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो वही बात है, किलोवाट बोला गया। तो देखिए यहाँ पे यूनिट तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? दाएं हाथ के अंगूठे से धारावाही तार को पकड़े तो दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो उंगली अंगूठा जो है धारा की दिशा और बाकी चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बोलेंगे उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। ये मॉडल पेपर इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अब अगर आपने मॉडल पेपर कम से कम 5 पद बना लिया तो बहुत हेल्प होगा। तो आपको जुनून बैच में, अगर आप लोग जुनून बैच में जुड़े हुए हैं तो जुनून बैच में 5 गो मॉडल पेपर सबका डाला हुआ है और क्वेश्चन बैंक भी बन रहा है, शायद वो भी डाला जाएगा जल्दी ही। ठीक है। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। अगर प्रतिरोध, एक क्वेश्चन में, एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन आना चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जितना जोड़ेंगे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, और समांतर क्रम में घटाना है तो समांतर क्रम जितना जोड़िएगा उतना घटेगा। विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? हीटर में, गीजर में, इसमें क्या होता है? नाइक्रोम का तार होता है जी, है ना, नाइक्रोम का तार होता है। ये रेड कलर मज़ा नहीं आ रहा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 23 नंबर क्वेश्चन कि कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग जो गैस होता है ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन जीवाश्म ईंधन है? समझ रहे हैं आप लोग, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है, तारे से जो ऊर्जा निकलता है, वहाँ वो ऊर्जा कहाँ से रहा है? तो उसमें है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस, वो मिलकर ऊर्जा प्रोड्यूस करता है और उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं। और जो परमाणु बम जो फटता है उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब टूटना, और वहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है ना। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? किस लिए बनाया गया था टिहरी बांध? उत्तराखंड में है, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, सभी की जरूरत पूरी होने के लिए। चलिए 27 नंबर सवाल है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में देखते छोटा सा बैटरी होता है, छोटा सा, उसको बोलते हैं ड्राई सेल, यानी कि सूखा सेल। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन से गैस निकलती है? याद करेंगे, कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर निकलती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। एनोड पर कौन गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। ये सवाल आगे पीछे हो सकता है, कभी एनोड कभी कैथोड दिया जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कभी कभी। हीलियम कैसी गैस है बच्चों? तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती है। हीलियम अक्रिय गैस है। चलिए क्लियर हो गया? अक्रिय गैस हो जाएगा। आगे आइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए 30 में क्या बोलता है?
क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि जस्ता तथा सांद्र HCl को अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होगी। आपको मैंने बताया था जस्ता क्या है, धातु है, HCl क्या है, अम्ल है। जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोला गया क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया रंग कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। कौन बूझा हुआ चूना है, मतलब चूना में पानी डाल दिए तो बुझ जाता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन देखिए, टूथपेस्ट सामान्यतः होता है, टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करते हैं जिससे, कोलगेट जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो एक क्षारीय टाइप का होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है बच्चों, नींबू में होता है सैट्रिक अम्ल, या कभी कभी सिट्रिक भी लिखता है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, सैट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बोला गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5। कितना होगा, 10.5 होगा। जस्ता का अयस्क कौन है, जस्ता का अयस्क है जिससे जस्ता प्राप्त होता है, तो याद कर लीजिएगा जिंक ब्लेंड, जिंक काइंट, जिंक ब्लेंड, जिंक काइट, है ना, कैलेमाइन, ये सब जस्ता का अयस्क है। देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, सिनेबार पारा का है, ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि वह धातु जो केवल अम्ल राज में घुलता है, अम्ल राज में ही घुलेगा, एक ऐसा धातु और किसी अम्ल में नहीं घुलेगा, और वो कौन है, वो है सोना। कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक में क्या होता है, धातु अधातु होता है, कैल्शियम धातु, क्लोरीन अधातु, तो आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है। ये कार्बन अधातु, ये भी आयनिक। HCl, गलती यहाँ लिखा गया HCl होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि HCN करके कोई यौगिक नहीं होता, HCl होगा, ठीक है ना। तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं तो वो थोड़ा सा, अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है बच्चों जो बैच में जुड़े, उनके लिए समझिए ध्यान से कि आपका तो PDF डाला हुआ है ऐप में, तो हो सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव है, आंसर टाइप करने में ABCD मिस्टेक हो सकता है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, आंसर को सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है इसमें आंसर में भी कहीं एक दो क्वेश्चन गलत हो, जो बॉक्स बना हुआ आंसर शीट वाला में। देखिए जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है, ये बन गया जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा कथन सत्य है। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, जब ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है ना। तो देखिए जिंक ऑक्साइड का उपचयित हो रहा, नहीं, जिंक ऑक्साइड तो अपचयित हो रहा ना, कार्बन अपचयित हो रहा, कार्बन अपचयित, कार्बन में जुड़ गया ऑक्सीजन, तो कार्बन में तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन क्या होगा, उपचयित होगा, तो कार्बन का उपचयित होगा। इसका आंसर शीट में गलती दिया हुआ तो सुधार लीजिएगा, C होगा, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ना कितना जल्दी हो रहा, आपका टाइम बच रहा। इस तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा और लाइक वाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबसे हार्डनेस पदार्थ कौन है, हीरा है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है बच्चों, बताइए फटाफट। जैसे मैं सवाल दिखाता हूँ वीडियो को रोक के पहले आंसर बनाइए, तब आगे बढ़िएगा वीडियो लेकर, इसलिए मैं रिकॉर्ड वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसे रिकॉर्ड वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है ना। बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन होता है, बताया था मैंने, याद होगा। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, चूने के पानी का केमिकल नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, सबसे जल्दी रिएक्शन करता है, कौन है, वो है एथीन। याद कर लीजिएगा, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, एथीन कहते हैं। फॉर्मूला C2H4। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ठीक है ना। 47 देखें, कौन क्षार धातु नहीं है, देखिए कौन सा क्षार है लेकिन धातु नहीं है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। लिथियम, लेकिन सब धातु है। और कौन क्षार धातु, अच्छा कौन क्षार धातु नहीं है बताइए।
आपको आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है वो क्षार धातु है। तो पहला वर्ग में सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम नहीं है। आवर्त सारणी पढ़े है ना, उसका पहला वर्ग देखिए, उसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, मैग्नीशियम नहीं है। तो पहला वर्ग को बोला गया क्षार धातु, पहला वर्ग है, तो मैग्नीशियम नहीं। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के दिया है बच्चों। कौन हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है? हैलोजन समूह का कौन सदस्य नहीं? पहचानिए, हैलोजन समूह में 4 सदस्य तत्व हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इन लगा रहेगा। ब्रोमीन है, ब्रोमीन, पहले तो फ्लोरीन हो गया, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व वही है फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन भी है और आयोडीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखिएगा, है ना। मैं लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है हैलोजन तत्व। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते। 49 बोलते हैं जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? जस्ता, ओके, सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। जस्ता की परमाणु संख्या ओके, ठीक है हम आ जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए। तो जस्ता की परमाणु संख्या बताना आपको कितना है। जस्ता जिंक है ना, 30। कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं? विद्युत ऋणात्मक कौन होते हैं? विद्युत का ऋणात्मक कौन होता है? जो अधातु होता है, विद्युत का ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने बलिदान दिया था? तो देखिए बहुत डीपली सवाल दिया, वैसे आता तो नहीं लेकिन फिर भी बिहार बोलने दिया था। खेजरी नाम का गांव था, ठीक है ना। किस कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता है? पर्यावरण का जो बैलेंस है वो किस कारण बिगड़ता है? वन रोपण, ये तो अच्छी बात है, बढ़ती जनसंख्या यही तो मेन खतरनाक है भाई। आबादी बढ़ेगा तो क्या होगा? बिगड़ेगा ना। प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तुओं का पुनर्चालन किया जाए, मतलब फिर से पुनः उपयोग, और वस्तुओं के उपयोग में कमी, सही बात है। RRR पढ़े होंगे आप लोग, RRR, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ऐसे कुछ है ना। रिसाइकल, रीयूज मतलब फिर से इस्तेमाल करो, रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करो, और रिसाइकल करो, पुनः चक्रण करो, RRR, ठीक है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में होता है सिलिकॉन का होता है। कौन मुख्य रूप से बायोगैस है? बायोगैस में कौन है? गोबर गैस है, CH4। मीथेन को बोला गया गोबर गैस, ठीक है, इसको बायोगैस भी बोला गया। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं एनामिल, सबसे कठोर भाग। जठर ग्रंथियों में पाई जाती है। जठर ग्रंथि में पाई जाती है क्या? हाँ, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अच्छा, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, ये सवाल था, कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 58 का देखते हैं। कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा को कौन पचाता है? लाइपेज वसा को पचाता है जी। पित्त रस का रंग कैसा होता है? पित्त रस का रंग देखिए हरा ही मानिए, हल्का पीला हरा बोलता है, लेकिन किताब में हरा दिया है तो हरा बोलेंगे। इसका भी आंसर इसमें गलती दिया हुआ है तो सुधार लीजिएगा। मेरे को टाइम मिलेगा तो हम सुधरवा देंगे, लेकिन आप लोग सुधार लीजिएगा। पौधे में श्वसन होता है। पौधे में जो श्वसन होता है वो तीनों से होता है, पत्ती, तना, जड़ से होता है। हरे पौधे रात में कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? रात में ये पौधा जो है ना मानव की तरह ऑक्सीजन ही छोड़ता है। किण्वन के परिणाम स्वरूप ATP कितना बनता है? किण्वन के परिणाम स्वरूप 38 ATP बनता है। डायस्टोलिक रक्तचाप होता है ना। सिस्टोलिक ऊपर का है, डायस्टोलिक नीचे का है। अनुशीतलन, शीतलन, तो 120/80 था, तो डायस्टोलिक कितना हो जाएगा? 80। चलिए 64 पढ़ते हैं बच्चों। जब पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब वो जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलना, और ये किसके द्वारा होता है? ये पत्तियों के द्वारा होता है। अस्थि क्या है? अस्थि मतलब हड्डी क्या है? हड्डी एक प्रकार का उत्तक है। क्या है? उत्तक है। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित होते हैं, जो बेकार का पदार्थ कहाँ कहाँ जमा रहता है?
कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहता है, छाल में भी पड़े हैं और पत्ती में पड़े हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं 68। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन होगा? और यहाँ पे देखिए सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं, लास्ट हो रहा हमारा। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन है? हाँ, याददाश्त शक्ति, जहाँ पे हमको याद रहता है सब बातें, कौन सा केंद्र है? वो है सेरिबरम, है ना। इसको बोलते क्या बोलते हैं? अगर मस्तिष्क के क्या भाग है, ठीक है ना। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन, अधोगामी वृद्धि। एस्ट्रोजन का स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? तो अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन, अंडाशय से, ठीक है ना। स्वपरागन किस पौधे में होता है? तो याद कीजिएगा, इसको मैं शायद पिछली वीडियो मैंने दोनों बताया था, लेकिन सबसे ज़्यादा यही इफेक्टिव होगा कि द्विलिंगी में होता है स्वपरागन, केवल द्विलिंगी में, ठीक है ना। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? तो गर्भाशय का पार्ट का नाम दिया हुआ है, नाम है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय के अंदर का पार्ट का नाम दिया हुआ है एंडोमेट्रियम। वैसे भ्रूण का विकास, सवाल भी आया है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है, लेकिन गर्भाशय के किस हिस्से में होता है? तो एंडोमेट्रियम में। चलिए, कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया था? पुरुष का भाग। तो वास डिफरेंस, एक पुरुष का जो है विरसन होता है ना, विरसन के अंदर का कोई पार्ट है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल किस देश के ईसाई मठ के पुजारी थे? मेंडल जो है कहाँ के रहने वाले थे? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है कहाँ के रहने वाले थे? चलिए, ओके। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है कहाँ के? ईसाई मठ के पुजारी थे। ईसाई मठ समझ रहे हैं, जो क्रिश्चियन जो बोलिए आप उसको, है ना, ऑस्ट्रिया थे। वर्गीकरण के सबसे ऊपरी स्थान पे कौन आता है? तो 9 का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जगत आता है ऊपरीकरण का, जो आपने पढ़ा होगा किंगडम, है ना, तो उसी में से जगत टॉप पे आता है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? सूक्ष्म उपभोक्ता जो छोटे छोटे चीज जो खाता है कौन होगा? जीवाणु है, कवक है, तो ये भी दोनों करेंगे, ठीक है, सूक्ष्म उपभोक्ता है। शैवाल उपभोक्ता नहीं, शैवाल तो पौधा में आता है, ये है ना, ये ऑक्सीजन को छोड़ता भी है। हाँ, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। मांसाहारी जीव जो है सेकंड नंबर पे आता है। हाँ, मांसाहारी, जैसे शाकाहारी, जैसे कि जो शाकाहारी वो फर्स्ट नंबर पे आता है। जैसे कि मान लें कि बकरी, हिरन, मानिए हिरन ने घास खाया तो शाकाहारी हो गया, हिरन को खा लिया बाघ तो मांसाहारी हो गया दूसरा नंबर पे, ठीक है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर को स्थानांतरित करता है? तो 10%। मतलब जैसे समझिए, घास को खाया मेढक, घास को खाया ग्रास होपर को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया गीध, ऐसे। तो उसका 10% ऊर्जा इसके पास आता है, फिर इसका 10% ऊर्जा अगले वाला पास जाता है, वही बोला गया। तो ये देख लीजिए आप, ये मेरा 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आप लोग कमेंट करना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस PDF को लेते हो तो मैं क्या बोलते हैं, ई बुक एक ऑप्शन आता है ए ऑनलाइन सोल्यूशन एप्लीकेशन में, वहाँ पे डाल दूंगा, और नहीं तो फिर जुनून बैच में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, जुनून बैच में मिल जाएगा। वरना आप मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक एक नॉर्मली एक बैच बना दूंगा, वहाँ पे नॉर्मल फी में रहेगा, आप लोग ले लेना, ठीक है ना। तो ये देखो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर भी यहाँ पे, और इसमें जो आंसर दिया हुआ ना, ये किताबी भाषा नहीं है, ये अपने शब्दों में आंसर दिया गया है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। और मैं तो एकदम ध्यान ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने 5 मॉडल पेपर और 5 क्वेश्चन बैंक अच्छा से कर लिया ना, तो भाई बिंदास होकर एग्जाम में चले जाना, टेंशन नहीं लेना। इतना तो है 80% क्रॉस कर जाओगे, 100%, ठीक है ना। तो ये कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको करवाऊँगा, पूरा बना हुआ पूरा, है ना। तो आपको वीडियो कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, पूरा भरिए, और 80 में आपने कितना बनाया ये भी मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से मॉडल पेपर आपको बीच बीच में आते रहेगा, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, जल्दी से कर दिए, पक्का।
कर दो यार, लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कर दोगे ना? चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर दोगे? कर दिया सब्सक्राइब? थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। ओके, बाय।